बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। जिसमें सबसे पहली जो हमारी ख़बर है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ से मुतल्लिक़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उस ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ से मुतल्लिक़ क्या बातें हो रही हैं, क्या सवालात उठाए जा रहे हैं, किन सवालों के जवाबात तलाश किए जा रहे हैं। और इसी खबर के से जुड़ी एक और ख़बर भी है कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब का अपना जो 8 जज साहबान का धड़ा है और बाकी जो 7 जजेस का धड़ा है, जिसे चीफ जस्टिस का मुखालिफ धड़ा जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ का धड़ा कंसीडर किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के एक ऑडियो से मुतल्लिक़ है। वो ऑडियो आप नाज़रीन सुन चुके होंगे, लेकिन इस ऑडियो से नाज़रीन कुछ सवालात जन्म लेते हैं। इस ऑडियो से मैंने कुछ 3 से 4 चीज़ें निकाली हैं, वो भी आप नाज़रीन के सामने रखूँगा और फिर इस पर भी हमने बात करनी है कि ऑडियो सच्ची है, झूठी है, एडिट शुदा है। और चौथी खबर हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के खिताब के हवाले से। तो ये 4 हमारी ख़बरें हैं जिनकी डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली ख़बर जो कि कल के व्लॉग से डी हो चुकी है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के हवाले से, उस ख़बर से हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इस साल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं। ईद से पहले, ईद उल फ़ितर से पहले जो हफ़्ता गुज़रा, जुडिशल जो वीक था, उसमें नाज़रीन 17 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ चैम्बर वर्क करते रहे। उनका बेंच नहीं था, उन्होंने मुकदमात की समाअत नहीं की। मिलत यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने खिताब किया, क्वेश्चन आंसर का सेशन था, लेकिन बेंच में नहीं बैठे, उनका बेंच नहीं था, वो चैम्बर वर्क करते रहे। उसके बाद नाज़रीन ईद उल फ़ितर के बाद जो 3 दिन थे, ईद के बाद के बुध, जुमरात, जुमा, 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक, इन 3 दिनों में नाज़रीन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब पेशावर में जो एक इनरोलमेंट कमेटी के वो चेयरमैन हैं, जो कमेटी इस मामले को देखती है कि हाई कोर्ट का अगर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, उसका इंटरव्यू ले जाता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, तो इनरोलमेंट कमेटी के मामलात में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब जो है वो पेशावर में मसरूफ़ थे। तो ये हफ़्ता था उनका जो है वो मसरूफ़ गुजरा। लेकिन माजी में हमने देखा है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं, यानी मुकदमात की समाअत भी करते थे दिन के औकात में, और फिर इवनिंग में वो इनरोलमेंट कमेटी की जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती थीं, वो ज़िम्मेदारियाँ भी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। यानी पेशावर में अगर गए थे तो उनका बेंच वहाँ पे बन सकता था, बेंच बनाया जा सकता, लेकिन बेंच नहीं बना। लेकिन वो जाके इनरोलमेंट कमेटी की ज़िम्मेदारी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जो हैं वहाँ पे अदा करते रहे। अब जो नया नाज़रीन नेक्स्ट वीक का 2 मई से 5 मई तक का जो रोस्टर जारी किया गया है, जो बेंचेस तश्कील दिए गए, वैसे नाज़रीन ये जो बेंचेस की कंपोजिशन है अगले हफ्ते की 2 मई से लेकर 5 मई तक, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में सवालात जन्म ले रहे हैं। सवालात उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब तलाश किया जा रहा है। इस पर भी आगे चल के डिटेल में आपके साथ हम बात करते हैं। लेकिन ये जो नाज़रीन अगले हफ्ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ को बेंच नहीं दिया गया और चैम्बर वर्क के हवाले से काज लिस्ट जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली के सामने आ चुकी है। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ को क्या बेंच दिया नहीं जा रहा, या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ बेंच लेना नहीं चाह रहे। दोनों सूरतों में सवाल ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार का जो एक रूम है, यहाँ पे वकला बैठते हैं, वो एक दूसरे के साथ चहमुगियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे से सवालात पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की राहदारियों में सवालात पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऑफिस में यही सवालात एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ को बेंच दिया नहीं जा रहा, या वो बेंच लेना नहीं चाहते। उन्हें चैम्बर वर्क दिया गया है या उन्होंने चैम्बर वर्क मांगा है। दोनों सूरतों में ये सवालात ज़रूर आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ऐसा कौन सा चैम्बर वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि आम तौर पे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जब अपने बेंच में बैठ के मुकदमात की समाअत करते हैं, तो रोज़ाना का जो जुडिशल उनका वर्क होता है, जो अदालती उन्होंने मुकदमात सुनने के बाद ऑर्डर लिखवाने होते हैं, वो तो कमरा अदालत में लिखवा के चले जाते हैं। चैम्बर में जाके तो सिर्फ उस पर दस्तखत होना बाकी रहते हैं, बाकी तो तमाम वो अपना काम करके जाते हैं। तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जो है वो सीन से गायब क्यों हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ चैम्बर वर्क ले रहे हैं या उन्हें दिया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा चैम्बर वर्क है जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है। तो ये बड़े अहम सवालात हैं। अब इसका सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। हमने मुख्तलिफ़ ज़राए से बात करने की कोशिश की, उन्हें कुरीदने की कोशिश की, डिग आउट करने की कोशिश की, लेकिन ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठा हर ज़िम्मेदार जो शख्स है, जो ओहदेदार है,
वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। वो नो कमेंट तो कहते हैं, लेकिन अपना कमेंट नहीं देते कि दरअसल मामला चल क्या रहा है, पसे पर्दा दरअसल इशू क्या है। लेकिन नाज़रीन, दूसरा जो मामला है, जो अगले हफ्ते के बेंचेस तश्कील दिए गए, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि मुखालिफ धड़े के जजेस की निगरानी, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में, और जो धड़ा है जस्टिस काजी फाइज़ साहब को सपोर्ट करने वाला है। और ये भी आपको बता दें कि मैं अपने वीलॉग में वाज़ेह करता हूँ कि जो बंदयाल साहब वाला धड़ा है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरा धड़ा जिस तरीके से बना है, ये बना नहीं है बल्कि ऑटोमेटिकली बन गया है, अननेचुरल ये धड़ा है। अब ज़ाहिर सी बात है कि बंदयाल साहब ने, जैसे कि ये भी डिस्कस होता है कॉरिडोर्स में, बार रूम्स में, कि बंदयाल साहब ने जो 8 रुकनी बेंच बनाया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, कानून के हवाले से, जिसमें उसको उस पर अमल दरामद रोक दिया गया, तो चीफ साहब ने तो अपने तमाम जो धड़े के जजेस थे उन्हें शो कर दिया, अपने तमाम पत्ते शो कर दिए। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि बाकी जो 7 जजेस बचते हैं, अब उनकी निगरानी करने के लिए, जुडिशल निगरानी के लिए जो बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंस उसमें होती है, एक आप देखें कि बंदयाल साहब का जो 3 रुकनी बेंच है उसमें आयशा मलिक साहबा हैं। आयशा मलिक साहबा को भी बंदयाल साहब के धड़े में कंसिडर किया जाता है। और तीसरे जो जज साहब हैं वो अथर मिल्ला साहब हैं। अथर मिल्ला साहब को काजी फायसा के धड़े का जज कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे एक जज है और चीफ साहब के जो जजेस हैं उनकी यहाँ पे अक्सरियत मौजूद है, आयशा मलिक साहबा, उमर अताब बंदयाल साहब। दूसरा जो बेंच है सरदार तारिक मसूद साहब का है, उसके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मर्ज़ साहब हैं। अभी अब 1-1 के साथ टाई है। सरदार तारिक साहब उस दूसरे धड़े से हैं, मुखालिफ धड़े से है। मोहम्मद अली मदर साहब जो हैं बज़ाहिर प्राइम फिशाई मुबैना तौर पे जस्टिस काजी फायसा के धड़े के साथ इनका ताल्लुक है, 8 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे। अब तीसरे जो बेंच है वो इजाज़ुल एहसन और जस्टिस शाहिद वहीद का है। तो ये मेजॉरिटी में जज है, 2 रुकनी बेंच है। लेकिन 11:30 बजे के बाद इस बेंच में जस्टिस अथर मिल्ला को शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी अथर मिल्ला साहब मिनॉरिटी में और इजाज़ुल एहसन साहब जो है और शाहिद वहीद साहब जो हैं वो अक्सरियत में हैं। यानी अथर मिल्ला साहब अगर किसी बात से डिसएग्री करना चाहें तो उनका फ़ैसला हर हाल में जो है वो अक़लियत में रहेगा। और यही हाल उनका जब बेंच 1 में वो बैठे हैं चीफ साहब के बेंच में, वहाँ पर भी अगर वो डिसएग्री करना चाहें तो उनका फ़ैसला जो है वो मिनॉरिटी में रहेगा, क्योंकि बाकी जो 2 जजेस हैं उनका ताल्लुक जो है चीफ साहब के धड़े के साथ है। अब जो चौथा बेंच है जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, ये भी 1-1 के साथ टाई करेगा। अगर मंदोखेल साहब जो है अपनी कोई अलग से ओपिनियन जो है वो देना चाहते हैं जो कंट्राडिक्टरी हो, जो बरक्स हो जस्टिस मुनीब साहब के राय के साथ, तो यहाँ पर भी टाई कर जाएगा। और ये नाज़रीन हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी 2 रुकनी बेंच के हवाले से यानी काफ़ी ज़्यादा बेंचेस बनाए जा रहे हैं। हालांकि 3 रुकनी बेंच अमूमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं। अब इसी तरीके से नाज़रीन जो बेंच नंबर ये 4 है मुनीब अख्तर साहब वाला, 11:30 बजे के बाद जब ये दोबारा आके बैठेगा इसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा को शामिल कर ले, क्योंकि 11 बजे तक चीफ साहब का बेंच बैठेगा, उसके बाद चीफ साहब का बेंच खत्म हो जाएगा और उनके बेंच के जो दोनों जजेस हैं आयशा मलिक साहबा, अथर मिल्ला साहब इजाज़ुल एहसन साहब के बेंच में आ जाएंगे। आयशा मलिक साहबा जो है वो मुनीब अख्तर साहब के बेंच में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों बेंचेस में मुनीब अख्तर साहब, इजाज़ुल एहसन साहब के बेंच में जो है वो उनकी अक्सरियत हो जाती है। 2 जजेस उनके धड़े के हैं, एक जज जो है वो दूसरी धड़े का है। अब बेंच नंबर 5 जो है वो जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मिज़ार अली नकवी पे मबनी है। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि एक के साथ टाई हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट बार रूम में, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में डिस्कस किया जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको कह नहीं रहा, ये मेरी राय नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होता है, वकला बात करते हैं, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अब आखिरी जो बेंच है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल है। तो ये भी टाई है। ये इसमें भी अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि अमीनुद्दीन खान साहब अगर कोई फ़ैसला करना चाहें तो इसमें हसन अज़हर रिजवी साहब जो हैं वो डिसएग्री कर सकते हैं। जैसा कि माजी में हमने देखा कि मंदोखेल साहब ने एक फ़ैसला दिया आर्टिकल 199 में राइट ऑफ अपील के हवाले से कि सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए अगर आइन के आर्टिकल 199 में राइट ऑफ अपील दिया जा सकता है तो फिर आर्टिकल 184 में एक पार्लियामान की गई कानून साजी से राइट ऑफ अपील कैसे नहीं दिया जा सकता। तो उस केस में हसन अज़हर रिजवी साहब ने, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने इख्तलाफ किया और वह मामला एक के साथ टाई कर गया और वो मामला चीफ साहब को भेजा गया। अभी तक उस मामले का भी पता नहीं चला कि चीफ साहब ने उस पर क्या एप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी किया है। और फिर वो जो नोट था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का, वो आज तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं चढ़ सका। तो ये तो हमारी नाज़रीन 2 खबरें हो गई। वैसे मेरे जहन में एक और चीज़ भी नाज़रीन आई कि रात का जो ऑपरेशन किया गया परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार करने के लिए घंटों का, उसकी नाज़रीन जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और इस ऑपरेशन के हवाले से कुछ दोस्त हमारे हवाला देते हैं कि देखें जी मरीम नवाज़ के साथ भी तो कराची में हुआ था, उसके होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया था, उनकी प्राइवेसी को जो है वो डिस्टर्ब किया गया था, वायलेशन की गई थी। तो आज जो लोग परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ उसके घर पे जाके गिरफ़्तारी के हवाले से बातें करें, उन्हें माजी का वो वाक़या याद नहीं, वो भी गलत था नाज़रीन। जो मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर के साथ कराची में हुआ, उनका होटल का कमरा तोड़ के,
क्या उस बुनियाद के ऊपर आज परवेज़ इलाही के साथ ये सब कुछ हो सकता है? तो अगर वो गलत था तो ये भी गलत है। तो उसको इंडोर्स करने या उसकी आड़ में इस इक़दाम को जो है वो इंडोर्स नहीं किया जा सकता। अब अगली जो ख़बर है नाज़रीन वो है ऑडियो लीक के हवाले से, जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब साहब की सोशल मीडिया पे लीक हुई है। ये मुबैना ऑडियो नाज़रीन सच्ची है तो अलग बात है, लेकिन अगर झूठी है तो साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब और उनके बेटे जो नजम साकिब साहब जो हैं वो मुतल्लिका लोगों के ख़िलाफ़ अदालत में जाके उनको सू कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि ये एक झूठी ऑडियो जो है वो एडिट करके बनाई गई। वैसे एडिटिंग के हवाले से बता दें कि बाज़ औक़ात एडिटिंग जो है वो एक लंबी ऑडियो को, वीडियो को छोटा करने के लिए भी की जाती है कि रेलेवेंट पोर्शन जो है वो एडिट करके वो सामने लाए जाएँ और उसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको निकाल दिया जाए। बाज़ औक़ात ये एडिटिंग जो है वो इस मकसद के साथ भी की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये झूठी है तो मुतल्लिका लोगों को लाज़मी तौर पे ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें मलाइन किया गया है, उन्हें अदालतों में लेके जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि जो सवालात इस वीडियो के हवाले से मेरे ज़हन में आए हैं वो आपके सामने रखते हुए किसी किस्म का कोई तासुर आपको ना मिले कि मैं किसी को एंडोर्स कर रहा हूँ या किसी को गलत कह रहा हूँ। अब सवाल नाज़रीन मेरे ज़हन में ये आया कि जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 2023 का जो इलेक्शन होगा या पंजाब का जो इलेक्शन होगा वो मैं टिकट मेरिट के ऊपर दूँगा। ये PP 137 जो कि शेखुपुरा का हल्का है और उसमें अबू ज़र चदर साहब को ये टिकट मिला है, तो खान साहब कहते थे कि मेरिट पे टिकट दूंगा। तो अगर किसी ने सिफारिश लड़ा के, अब मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, जो 1 करोड़ 20 लाख की बज़ाहिर पनामा फ़िशाई इस वीडियो में बात की जा रही है उसकी बात नहीं कर रहा, तो खान साहब तो मेरिट की बात करते थे। तो क्या इस हल्के में जो टिकट है वो खान साहब ने मेरिट पे दिया है या किसी बड़ी सिफारिश के कहने के ऊपर ये टिकट जो है अबू ज़र चदर को दिया गया? और दूसरा सवाल नाज़रीन मेरा ये है कि क्या ये साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब हैं या साकिब चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब हैं या उनके जो बेटे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है अगर ये वीडियो ठीक है, सच्ची है, एडिटिंग की बात को निकाल के, क्या ये उनका बनता है साबिक़ जज साहब का, उनके बेटे का, कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की टिकटें तक़सीम करें, अपने किसी करीबी को, जानने वालों को टिकटें लेके दें? और फिर क्या ये जो इसमें दिहाड़ी लगाने की बात की गई कि 120 से कम नहीं लूँगा, और इसमें वो एक ख़वातीन बहनें, भाई भी हमारी बहनें, माएँ भी हमारे इस व्लॉग को देखती हैं, तो उसमें वो जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया चूतिए का, दोनों ने एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया कि 120 से कम नहीं लेने। वो कहते हैं मैं बात करता हूँ, उनका नहीं, बात क्या करनी है ये डिसाइडेड है और मैं इससे कम नहीं लूँगा, ये बड़ा अहम मामला है वरना मैं डायरेक्ट हो जाऊँगा। तो क्या ये पैसे बनाए जा रहे हैं? अब सवाल एक सोशल मीडिया पे ये भी पूछा गया, एक दोस्त ने पूछा, मेरे सवाल तो अपनी जगह पे, कि ये बंदा जो है ये रिटायरमेंट के बाद उसका बेटा 1 करोड़ के 20 लाख की दिहाड़ी लगा रहा है मुबैना तौर पे, तो जब वो चीफ़ साहब थे तो उनका बेटा कितने की दिहाड़ियाँ लगा रहा होगा? और इसी मामले को लेकर नाज़रीन एक बात कई मरतबा डिस्कस की गई साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में भी, जब वो रिटायरमेंट के करीब थे, और उनके रिटायरमेंट होने के कुछ दिनों के बाद तक, कुछ महीने तक डिस्कस होती रही कि टॉप सिटी के हवाले से भी एक मामला जो है वो टेकअप किया गया था चैम्बर के अंदर। टॉप सिटी के जो थे अपने मालिक थे, जो कराची से ताल्लुक़ रखते थे, पहले ख़ातून थी, फिर उस शख्स ने आके टेक ओवर कर लिया, उसको बुलाया गया, FIA से तहकीकात कराई गई, FIA ने वो तमाम जो रिपोर्ट जो है बना के दी कि ये कैसे टॉप सिटी बना, किसने ज़मीन ख़रीदी, फिर ये इसके ऊपर टेक ओवर उस शख्स ने कैसे किया, और फिर उसने, वो शख्स वो था टॉप सिटी का जिसने वो गोल्डन कलर की एक गाड़ी, आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी कि गोल्डन कलर जो कि शीशे का, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, पता नहीं क्या चढ़ा हुआ था, वो टॉप सिटी के मोइस गालिबन उनका नाम था। तो वो एक बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट बनी, लेकिन वो रिपोर्ट भी दबा दी गई, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज़ें भी मुबैना तौर पे चलती रहीं कि उसमें भी गालिबन इल्ज़ामात लगते रहे, ये तासुर लिया जाता रहा, ये बातें होती रहीं कि उसमें भी करोड़ों रुपए का माल बनाया गया। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं, लेकिन जो चीज़ें डिस्कस हुई उस रिपोर्ट के हवाले से, टॉप सिटी के मुबैना तौर पर माली मामलात के हवाले से, उस पर ये बातें होती रहीं। अब सवाल ये है कि जो नजम साकिब साहब हैं वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब को आके मिलें, जफ्फी डालें, उनका शुक्रिया अदा करें। तो क्या इस सारे लेन देन में, टिकट दिलवाने में साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब का कोई किरदार है? ये सवालात हैं नाज़रीन। मैं कोई हतमी अपनी राय आपके सामने नहीं रख रहा, फ़ैसला आपने करना है। फ़ैसला आपने करना है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब तक होगा, और इसका इख्तिताम कहाँ पे जाके होगा। एलीट कैप्चर की हम बात करते हैं,
पाकिस्तान की आवाम को क्या मिलता है, पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा। एलीट कैप्चर भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में। अब आप देखें कि आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने जो आज काकूल अकेडमी में ख़िताब किया है, उस खिताब के हवाले से आप सुन चुके होंगे। मैं ख़िताब की ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन उसमें जो मेरे लिए देखने की बात थी वो थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, आसिम मुनीर शाह साहब की, आर्मी चीफ़ की। मुझे नाज़रीन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगा कि जो साबिक जो आर्मी चीफ़ गुज़रे, DGI गुज़रे, उनकी जो बाक़ियात की बात की जाती है कि अभी भी उनकी बाक़ियात मौजूद हैं जो एक सर्टन पॉलिटिकल सेक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे आज आर्मी चीफ़ की बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लगा कि जो हनीमून पीरियड होता है एक नए आने वाले आर्मी चीफ़ का, वो नाज़रीन ख़त्म हो चुका है। आज का ख़िताब आर्मी चीफ़ का बड़ा दबंग था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बड़ी उसमें ब्रेवनेस नज़र आ रही थी। और फिर उन्होंने मैसेज दिया जो साबिक हमारे आर्मी चीफ़ का एक स्टेटमेंट मिस कोट हुआ, सियाको सबाक से हट के रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी कैपेसिटी नहीं रखती, हमारे जो टैंक हैं वो जंग-आलूद हैं, जो जिस तरीके से भी इसको रंग दिया गया। तो आज आर्मी चीफ़ ने उस पे पैगाम दिया कि हमारी अमन की कोशिशों को जो है वो कमज़ोरी न समझा जाए और पाक फ़ौज मुकम्मल तौर पे बासलाहियत है कि वो अपनी इस सरज़मीन के चप्पे-चप्पे की इंच-इंच की हिफाजत कर सके। और साथ में ये भी कहा गया कि दुश्मन अवाम और फ़ौज में दरार डालने की कोशिश कर रहा है और हमें अपने ज़ाहिर और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। और जो वारफेयर है, इंफॉर्मेशन वारफेयर, जो बाहर से चीज़ें मीडिया के ज़रिए यहाँ पे प्लग की जाती हैं, इंफॉर्मेशन लोगों के ज़हनों में डाली जाती है, उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया। तो बज़ाहिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि अब जो कुछ चलता रहा बाक़ियात के हवाले से, वो सब कुछ अब ऐसे नहीं होगा। और वो मुकम्मल कंट्रोल पहले भी संभाल चुके थे, लेकिन ग़ालिबन कोई सब्र, कोई तहम्मुल, कोई बुर्दबारी का मुज़ाहरा हो रहा था। अब अगर कोई चीज़ हुई तो मेरे ख़्याल से किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये मेरी एक अपनी रीडिंग है। बाकी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।